हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आप सबका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ सीरीज में, जिसमें सबसे पहला न्यूज़ है ऑन अमेंडमेंट्स टू द वक्फ एक्ट। तो अभी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री पैनल जो है वो बनाया गया है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसको डिस्कस करने के लिए, ताकि जो भी उसमें चेंजेस, जो भी कंसर्न्स हैं उससे रिलेटेड, उनको एड्रेस किया जा सके और उसके बाद फिर से उस बिल को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो अभी हम समझते हैं कि क्यों ये जो नया बिल है लेकर के ये कंसर्न्स क्यों हैं, क्या है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल और ये वक्फ एक्ट को किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये वक्फ बोर्ड क्या है और क्या उसको लेकर के प्रोविजंस हैं। तो द यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन द लोक सभा ऑन August 9 amend the 1995 Waqf Act, which will be renamed the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act 2024। यानी सबसे पहला चेंज जो है वो यहाँ सजेस्ट किया गया है कि जो वक्फ बिल या वक्फ बोर्ड का नाम है, जो एक्ट का नाम है, उसको चेंज करके यहाँ पर ये कर दिया जाएगा। दूसरा जो अमेंडमेंट्स है वो किए गए हैं वो ये है कि प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स एम टू एनहांस द सेंटर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ओवर वक्फ प्रॉपर्टीज, including the inclusion of non-Muslim members in वक्फ boards, which has sparked controversy। तो क्या होता है कि इस्लामिक लॉ में जो वक्फ का मतलब होता है वो वैसी प्रॉपर्टी होती है जो कि डेडिकेटेड टू द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, कि किसी का मन किया कि मेरी जो इतनी जमीन है उसको मैं डोनेट कर दूं, दान में दे दूं, किसको, तो मस्जिद बनाने के लिए या किसी भी ऐसे काम के लिए जो कि भगवान से रिलेटेड हो, इस्लामिक लॉ में यानी अल्लाह से रिलेटेड हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वक्फ प्रॉपर्टी। और ऐसी जो प्रॉपर्टी होती हैं उनको टिपिकली किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो फॉर मेंटेनिंग मॉस्क्स, फंडिंग स्कूल्स एंड एडिंग द पुअर, जैसे मदरसाज बनवाने के काम में आ सकता है, या जो मुस्लिम्स ऑर्फन्स जो होते हैं उनके रहने के काम में आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनके लिए वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो यूज की जा सकती है और ये इस्लामिक लॉ के तहत आता है। तो अब अगर यहाँ पर नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वक्फ बोर्ड में इंक्लूड किया जाएगा तो ये एक तरीके का कंसर्न है ओवर द सॉवरेनिटी ऑफ द अथॉरिटी, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। तो 1995 का जो एक्ट है वो आइडेंटिफाई करता है वक्फ प्रॉपर्टीज थ्रू अ सर्वे एंड दीज आर रजिस्टर्ड एंड मॉनिटर्ड बाय द स्टेट वक्फ board। One of the most contentious changes is the inclusion of non-Muslims in the Waqf institutions like the Central Waqf Council, State Waqf Boards and the Waqf Tribunals। The bill gives the centre the power to appoint members of the parliament to Waqf boards and the Union Minister of Minority Affairs will chair the Central Waqf Council। ये जो बिल है वो किस तरीके से चेंज कर रहा है, तो सबसे पहले तो जो सेंट्रल लेवल पे वक्फ बोर्ड्स हैं उनमें पार्लियामेंट से मेंबर्स जो हैं वो उनमें डाले जाएंगे। दूसरी चीज कि वक्फ काउंसिल को कौन हेड करेगा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, क्योंकि हमारे देश में जो मुस्लिम्स हैं उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ पर वो इस काउंसिल को हेड करेंगे। उसके अलावा ये जो बिल है वो प्रपोज करता है यूनिफाइड नेशनल पोर्टल, किस चीज के लिए, तो मैनेजिंग वक्फ प्रॉपर्टीज, पब्लिसाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दीज प्रॉपर्टीज एंड एडिंग ट्रांसपेरेंसी, कि कौन से स्टेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो वक्फ बोर्ड के लिए अलॉटेड हैं या वक्फ काउंसिल को बिलोंग करती हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उन सब का एक पूरा जो लिस्ट है वो तैयार करके यूनिफाइड पोर्टल बनाया जाएगा ताकि लोगों को फ्यूचर में किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए ये जमीन जो है वो मुझे खरीदनी है और उसको लेकर के जो वो जमीन है लेकिन वो वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है और कोई मेरे साथ धोखा कर रहा है कि ये जो जमीन है वो मुझे धोखे से बेची जा रही है। ठीक है, तब ऐसे केसेस में मैंने जमीन ले ली, उसके बाद मुझे पता चलता है कि ये जो जमीन थी वो वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है, तो ऐसे केस में मेरा नुकसान होगा। लेकिन वहीं अगर ऐसा कोई यूनिफाइड पोर्टल होगा जो कि एग्जैक्टली हमें बता सकता है कि ये जो जमीन है वो या कौन सी जमीन है जो वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है, तो ये दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये अमेंडमेंट सीक टू
streamline the process of managing Waqf assets, but concerns have been raised about the potential dilution of Muslim community control over these properties. Several Muslim bodies and opposition parties have protested the bill, arguing that it was introduced without adequate consultation with the stakeholders. और इसीलिए यहाँ पर अब इसको एक जॉइंट पार्लियामेंट्री पैनल को सबमिट किया गया है ताकि जो भी कंसर्न्स है इस बिल से रिलेटेड वो मिनिमाइज हो सके। तो कंसर्न्स क्या क्या है? तो पोटेंशियल वीकनिंग ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ वक्फ इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे। दूसरा, अंडरमाइनिंग द रिलीजियस राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स अंडर आर्टिकल्स 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसमें हम वर्शिप का, फेथ का, अपने रिलीजन को मैनेज करने का, इन सब का जो राइट दिया गया है वो यहाँ पर इन्फ्रिंज होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। तो आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन इन द पार्लियामेंट, द बिल वाज रेफर्ड टू अ पार्लियामेंट्री पैनल for further scrutiny following objections raised by Congress-led Indi Alliance. The government has defended the bill, stating that it aims to enhance transparency and efficiency in Waqf property management while safeguarding the rights of the Muslim community. अब देखिए, एक्चुअली में ये वक्फ प्रॉपर्टीज के साथ क्या सीन है कि मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड जो है वो आकर के अगर कहती है कि ये जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है और वक्फ बोर्ड आकर के कहती है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ को बिलोंग करती है, तो अब जो लायबिलिटी होगी वो मेरे ऊपर होगी इस बात को प्रूव करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं है। एंड इफ आई फेल टू डू सो डिस्पाइट हैविंग द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड को चली जाएगी। तो इसीलिए और कहा जाता है कि रेलवेज के बाद अगर इंडिया में सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास। तो यहाँ पर यही चीज है। और ये क्यों लाया गया था? ये इसलिए लाया गया था ताकि मुस्लिम माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। बट अभी यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अब समझिए, लैंड जो है वो अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है, और अगर किसी एक कम्युनिटी के लिए कंप्लीटली लैंड जो है वो एक बायस्ड तरीके से अलॉट होते रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो कंसर्न है वो बाकी कम्युनिटीज के मन में जनरेट होने लगेगा। इसीलिए जो रेलेवेंट चेंजेस हैं वो टाइम टू टाइम लाने जरूरी होते हैं। तो अब जो भी होगा वो पार्लियामेंट्री पैनल जब एक बार अपना रिपोर्ट सबमिट कर देगी, रिकमेंडेशंस, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या अगर जो चेंजेस हैं वो इसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं या नहीं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन पर, क्योंकि आज कुछ खास इससे अलावा न्यूज नहीं था। तो यहाँ पर जो न्यूज एडिटोरियल है वो है अ न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी वुड हैव अवॉर्टेड ओलंपिक एगनी। तो पेरिस ओलंपिक्स जो थे उनमें हमने देखा कि विनेश फोगाट जो थी वो सेमीफाइनल्स के बाद फाइनल जो है वो लड़ने जा रही थी, रेसलिंग करने जा रही थी, बट फाइनल्स के एक रात पहले उनका जो वजन है वो 100 ग्राम से ज्यादा था। इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एंड इंडिया हैड टू सेटल विद अ सिल्वर मेडल। और इसके बाद इसके दुख में, इसके जो ये पेन उन्होंने झेला, तो उन्होंने उसके बाद रेसलिंग से रिटायरमेंट भी अपना अनाउंस कर दिया। बट कहीं ना कहीं ये जो दुख है ये सिर्फ उनके साथ साथ पूरे देश, पूरी इंडिया के सारी जनता ने फील किया, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम जो है वो गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीतते हैं, और उन्होंने एक अनडिफीटेड चैंपियन को डिफीट करके सिल्वर मेडल यहाँ पर हासिल किया था। तो पीपल वर क्वाइट श्योर कि वो गोल्ड मेडल लेकर आएंगी। तो लास्ट टाइम जब नीरज चोपड़ा गॉट द गोल्ड मेडल तो बहुत बड़ी बात थी, इस बार अगर ऐसा होता तो ये भी बहुत बड़ी बात होती, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि हमारा जो न्यूट्रिशन का अप्रोच है स्पेशली टुवर्ड्स आवर एथलीट्स, क्योंकि उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। आप खुद सोचिए कि इतना अभी ओलंपिक्स हुआ तो आपको इन लोगों के बारे में पता चला, बट उसके पहले ना तो ये कभी न्यूज़ में होते, और होते भी हैं तो इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल रेसलर्स प्रोटेस्ट के दौरान ये लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, बट इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यही वो जो आर्टिकल है वो इसी बारे में है कि कहीं ना कहीं अगर हम इनके न्यूट्रिशन पर ध्यान देते तो ये जो पेन, ये जो एगनी हमें झेलनी पड़ी, उसको हम अवॉइड कर सकते थे। The disqualification of Indian wrestler Vinesh Phogat from the Paris Olympics 2024 due to being 100 grams over the weight
limit. This incident highlights the critical role of sports nutritionists, doctors and the team management in preventing such mishaps. तो वैसे तो स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कम पूछे जाते हैं, बट क्योंकि ये एक नेशनल लेवल मुद्दा बन चुका है कि क्यों हम अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स अपने क्रिकेट के अलावा और स्पोर्ट्स पे हम फोकस नहीं करते हैं, तो इस पर ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी है। तो अब यहाँ बात हो रही है प्रेसिजन न्यूट्रिशन की। तो क्या है प्रेसिजन न्यूट्रिशन? तो प्रेसिजन न्यूट्रिशन इज एम्फसाइज्ड एज अ की स्ट्रैटेजी दैट टेलर्स डाइटरी रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन एन एथलीट्स इंडिविजुअल नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सर्कमस्टांसेस। कि इंडिविजुअली टेलर्ड अप्रोच न्यूट्रिशन का, कि मेरी बॉडी को जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स हैं उसी हिसाब से जो मेरा न्यूट्रिशन है वो दिया जाएगा। एक स्टैंडर्ड नहीं रहेगा कि आपको 4 अंडे खाने हैं, 5 केले खाने हैं या इतना इतना ये सब कुछ खाना है। जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से उनको एक टेलर्ड अप्रोच जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा और उसी हिसाब से जो डाइट है वो फिक्स किया जाएगा। तो साइंटिफिक बेसिस क्या है प्रेसिजन न्यूट्रिशन का? तो प्रेसिजन न्यूट्रिशन फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स मेटाबॉलिज्म, माइक्रोबायोम एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू फूड एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। क्योंकि हर किसी की बॉडी जो होती है वो अलग होती है और हर खाने को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अलग होता है, खाना किस रेट से हम डाइजेस्ट करते हैं वो मेटाबॉलिज्म का रेट भी अलग अलग होता है। तो अगर आप सबको एक स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन प्रिस्क्राइब करेंगे, स्पेशली वो लोग जिनके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो ये कहीं ना कहीं एक मिस्टेक होगा। तो हमारी बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग, मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग, कैसे हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है कौन से खाने को, उसके अकॉर्डिंग जो है ये प्रेसिजन न्यूट्रिशन तय किया जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक जीनोमिक्स, proteomics, metabolomics and bioinformatics are used to provide data-driven dietary recommendations। कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम यहाँ पर डेटा ड्रिवन डाइटरी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। इसमें जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का। तो क्या है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग? तो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग एंड अदर वेरिएबल टेक्नोलॉजीज are essential tools for tracking an athlete's physiological responses to diet and training, enabling real-time adjustments and maintaining optimal body weight। क्योंकि आप खुद सोचिए 100 grams, only this much, 100 grams वो overweight थी। अगर इसको सही से मैनेज किया जाता तो आज उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता एंड probably नेक्स्ट ओलंपिक्स में भी वो पार्टिसिपेट कर रही होती। बट सिंस नाउ शी हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। बट इसको मैनेज करना क्या इतना मुश्किल था कि उसके लिए हमने इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो गंवा दी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट इज अंडरस्कोर्ड एज they provide evidence-based recommendations tailored to an athlete's unique needs, potentially preventing issues like those faced by Vinesh Phogat and improving the overall athletic परफॉर्मेंस। कि आज हमारे यहाँ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। आप खुद सोचिए कितने लोगों को आप जानते हैं जिनसे आप मिले हैं जो कि आपको अपना प्रोफेशन के तौर पर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं। नहीं, वो कॉमन न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जिनकी गाइडेंस में जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन भी प्लान करते हैं। बट एक डेली जो इंसान जो डेली काम कर रहा है, जो रेगुलर वर्क कर रहा है और जो डेली स्पोर्ट्स खेल रहा है, दोनों के न्यूट्रिशन नीड्स में डिफरेंस होगा। क्योंकि एक इंसान है जो बहुत हाईली एक्टिव है और दूसरा है जो नॉर्मली एक्टिव है या सिडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है, तो दोनों की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स में फर्क होगा। तो दोनों को हम अगर एक जैसा अप्रोच फॉलो करते हैं तो दोनों की बॉडीज उस पर एक जैसा रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट को रिक्रूट करें जो कि स्पोर्ट्स में भी उनको पता हो कि कौन से स्पोर्ट्स का क्या असर होता है बॉडी पर और उसमें उनको क्या क्या न्यूट्रिशन नीड्स जो है वो रेकमेंड करनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल पर आज का, जो कि है परफंक्टरी पेनेशिया, साइंटिस्ट नीड ग्रेटर फंडिंग फॉर रिसर्च नॉट नेशनल अवार्ड्स। तो बेसिकली ये जो हमारा आर्टिकल है ये रिसर्च फंडिंग की जो सिचुएशन है इंडिया में उससे रिलेटेड है कि अभी रिसेंटली हमारे
गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है वो अनाउंस किया है। किस लिए? तो हमारे साइंटिस्ट के लिए। बट ये आर्टिकल कहता है कि भले ही ये जो अवार्ड्स हैं वो साइंटिस्ट को एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर सकती हैं कि हाँ ये साइंटिस्ट अपने एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट अल्टीमेटली काम करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? तो फंडिंग चाहिए, ताकि इंडिया जो है वो रिसर्च में प्रोग्रेस कर सके। तो देखते हैं कि ये आर्टिकल क्या क्या चीजें कह रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट रिप्लेसिंग द प्रीवियस शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स। द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इंक्लूड्स वेरियस कैटेगरीज सच एज द विज्ञान श्री, विज्ञान रत्न and Vigyan Team Awards acknowledging contributions across the entire careers and exceptional teamwork। की 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, विज्ञान श्री, विज्ञान रत्न और टीम अवार्ड्स, विज्ञान टीम अवार्ड्स। की अगर टीम्स में मिलकर के हम कुछ कर रहे हैं तो टीम अवार्ड, और अगर यहाँ पर हम अलग अलग जैसे जो एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको विज्ञान श्री और विज्ञान रत्न के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो क्या चेंजेस है और उसको लेकर के क्या कंसर्न है? तो द रीस्ट्रक्चर्ड अवार्ड सिस्टम इज सीन एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट्स एलिवेट द स्टेटस ऑफ साइंटिफिक अवार्ड्स टू नेशनल रिकॉग्निशन। तो सबसे पहला तो पहले जो अवार्ड्स मिलती थी उनको नेशनल लेवल पे उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, तो यहाँ पर अगर हम इनको नेशनल, क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नाम है इसका, यानी नेशनल लेवल पे इनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। दूसरी चीज, however there are concerns that the awards may prioritize recognition over the more critical need for increased funding and resources for scientific research। तो क्या concerns है कि यहाँ पर हम सिर्फ जो हमारा फोकस है वो इसी बात पे है कि हम recognition को prioritize करें, ना कि funding को, जो कि research के लिए ज्यादा important है। The list of awardees primarily includes individuals from top tier institutions like IITs, IISERs, CSIR and atomic energy institutions, reflecting a bias towards centrally funded and elite research bodies। क्योंकि आप खुद सोचिए, ऐसा तो नहीं है कि रिसर्च जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉप इंस्टीट्यूशंस में जो लोग हैं या जो साइंटिस्ट बैठे हैं वो लोग कर रहे हैं, जो नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में भी बैठे हैं लोग वो भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे लेवल की रिसर्च कर रहे हैं। तो क्यों हम उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और सिर्फ उन्हीं के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं जो इन टॉप टियर इंस्टीट्यूशन से आते हैं? और उसमें भी दूसरी बात कि ये जो मोस्टली इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं। उन इंस्टीट्यूशंस का क्या जो कि स्टेट लेवल पे है, क्योंकि स्टेट लेवल पे भी आप जानते हैं कि बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कि रिसर्च होता है, तो उनको हम क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं? ऐसा यहाँ पर जो कंसर्न है वो एमर्ज हो रहा है। तो critique of the focus on the awards. While awards like the RVP provide recognition, they do not address the fundamental issues of inadequate research funding and resources। तो अगर आपको मेरा इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो याद होगा और बजट वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अब हमारी कंट्री कितना स्पेंड कर रही है, कितना परसेंटेज ऑफ द जीडीपी जो है वो अब हम रिसर्च एंड फंडिंग पे स्पेंड कर रहे हैं और कितना अमाउंट था वो भी हम यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर आपको नहीं याद है तो आप जा करके वो वीडियो देखिए और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि चांसेस हैं कि इस बार जो एलोकेशन हुआ है उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो परस्यूट ऑफ अवार्ड्स शुड नॉट ओवरशैडो द नीड फॉर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर and support for scientists to achieve significant breakthroughs। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन अवार्ड्स के चक्कर में हमारा जो एक्चुअल एम है कि हम साइंटिफिक रिसर्च करें, साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करें, नए नए इनोवेशंस करें, वो एम कहीं ना कहीं दब के रह जाए। तो इन अवार्ड्स के साथ साथ हमें फोकस करना होगा कि जो प्रॉपर फंडिंग है वो भी मिले, जो प्रॉपर रिसोर्सेज हैं वो भी मिले। दोनों, अब फंडिंग यहाँ पर हो जाएगा जो आपको कैश की जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है, एंड रिसोर्सेज में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा और मनी जो है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें इक्वल लेवल पर इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वो मनी हो, ताकि रिसर्च को फंड किया जा सके। तो प्रोवाइडिंग बेटर फंडिंग, इक्विपमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस फॉर साइंटिस्ट वुड बी मोर बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन
than merely offering awards. अगर आपको अक्षय कुमार की वो मूवी याद होगी जो मार्स ऑर्बिटल मिशन पे बनी थी, मिशन मंगल, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब उनको मार्स वाले मिशन पे भेजा जाता है, उनको अलॉट किया जाता है, तो जिस ऑफिस में वो बैठते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ना ढंग से पंखा चल रहा था, ना ढंग की खिड़कियां थी, टूटी फूटी बिल्डिंग थी, और वहां पर उनको बिठा दिया गया था। तो ऐसी चीजें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपके कंट्री के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स हैं, क्योंकि साइंटिस्ट यानी कि ब्रिलियंट माइंड्स, वो फोकस होकर के काम कर सके। आप खुद सोचिए, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जो लोग बैठे होते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट्स हों या एमबीएज हों, वो वहाँ एसी बिल्डिंग में बैठ करके विद प्रॉपर फैसिलिटीज, चाय हो, कॉफी हो, रिफ्रेशमेंट्स हो, ये सारी चीजें उनको मिलती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, जिससे कि हमारी कंट्री जो है वो और आगे बढ़ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कॉर्पोरेट ऑफिस वाले लोग को जो ट्रीटमेंट मिल रही है वो गलत है, वो भी सही है, बट एट द सेम टाइम हमें उन पर भी ध्यान देना होगा जो हमारी कंट्री के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स हैं वो। तो एनहांसिंग द रिसर्च एनवायरनमेंट इन इंडिया वुड लीड टू ग्रेटर साइंटिफिक अचीवमेंट्स एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। आप खुद सोचिए, इंडिया जो है उसने पुराने टाइम में कितनी सारी नई चीजों की खोज की, बट प्रेजेंट जनरेशन में जो सिचुएशन है, प्रेजेंट टाइम्स में जो गवर्नमेंट है, नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, बट इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा रिसर्च पे फोकस है वो उतना ज्यादा नहीं रहा है। तो इस वजह से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोग्रेस है इंडिया में वो काफी स्लो हो गया है। तो अगर हमें इंडिया में रिसर्च एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना है, तो देखिए हमने एक नया फाउंडेशन भी जो है हमने खोजा है, जो कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। उसको भी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर लॉन्च किया, जिसमें कि अलग अलग सोर्सेज के लिए रिसर्च करने के लिए फंडिंग दी जाएगी। तो ऐसे स्टेप्स हमें और लेने होंगे ताकि हम इस फंडिंग को मैक्सिमाइज कर सकें, और जो भी रिसर्च हो, जो भी हमारा साइंटिफिक अचीवमेंट्स हो, उससे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिले। क्योंकि नेशनल रिकॉग्निशन तो आपको ये आरवीपी जैसे अवार्ड से मिल जाएगा, बट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए आपको चाहिए कि कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू हो जो कि कभी भी कहीं भी अचीव नहीं किया गया है, तब जाके इंटरनेशनली साइंटिस्ट को हमारे रिकॉग्निशन मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।